बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मुर्तज़ा कायद और मैं आज जो है CFA 5 एडवांस टैक्सेशन, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस के उन सारे स्टूडेंट से मुखातिब हूँ जो कि अपकमिंग जून 2025 में यानी कि अगले 2 दिनों के बाद ही अपना CFA 5 का पेपर दे रहे होंगे, CFA 5 के पेपर में अपेयर हो रहे होंगे। अच्छा, मेरे पास पिछले 8-10 दिनों से या शायद पिछले 2 हफ्तों से कुछ स्टूडेंट्स का ये मैसेज आया था कि सर हमें पेपर के लास्ट के दिनों में किस तरह से रिवीजन करना है या पेपर के 3 घंटे किस तरह से स्पेंड करना है, तो इसके हवाले से थोड़ा-सा गाइड कर दें, इसके हवाले से थोड़ी हमें एडवाइस कर दें। और जिन लोगों ने भी इस तरह का लेट्स से कि मैसेज नहीं भी किया, तो कहीं न कहीं कन्फ्यूजन तो रहती है कि थोड़ा-सा हमें अगर बता दिया जाए पर्टेनिंग टू CFA 5 स्पेसिफिकली, चूँकि एक ओपन बुक एग्ज़ाम भी है, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों का ये पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम भी हो, तो मैं थोड़ी CFA 5 के हवाले से चीज़ें गाइड कर दी जाए कि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले का रिवीजन किस तरह से किया जाए और एग्ज़ाम के 3 घंटों को किस तरह से मैनेज करें। तो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर, शॉर्ट तो नहीं, बातें करते-करते शायद लंबी हो सकती है, तो इस वीडियो के अंदर मैं इस वीडियो को 2 हिस्सों में ही ब्रेक करूँगा, डिवाइड करूँगा। एक पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले या अगर आपके पास CFA 5 के पेपर में 2 दिन या 2 दिन से ज़्यादा का गैप है, तो इन गैप्स के दिनों में आपको क्या करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ाम के 3 घंटे, सवा 3 घंटे आपने किस तरह से गुज़ारना है, ताकि आप अपना जो है पेपर इंशाल्लाह आने वाली अटेम्प्ट में क्लियर कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास हो सकता है कि आपके पास CFA 5 के सब्जेक्ट्स के लिए आज का और कल का यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे का पूरा दिन अवेलेबल हो रिवीजन के लिए। हो सकता है कि आप शायद ट्यूसडे को कोई पेपर देकर आ रहे हो और ट्यूसडे का आधा दिन और वेडनेसडे का पूरा दिन अवेलेबल हो। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपका वेडनेसडे भी कोई पेपर हो और आपके पास वेडनेसडे का आधा दिन अवेलेबल हो। इन एनी केस, किसी के पास रिवीजन के लिए 2 दिन होंगे, किसी के पास रिवीजन के लिए 1 दिन होगा, किसी के पास रिवीजन के लिए 1.5 दिन होगा। देखिए, CFA 5 का पेपर ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट डे पे अगर रिवीजन नहीं किया तो आपका पेपर पास नहीं हो सकता। पहले बात तो मैं ये बता दूँ, यहाँ पे आपको कोई कॉर्पोरेट लॉ की तरह या ऑडिट की तरह बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल कंटेंट कवर नहीं करना। तो अगर आपने आपके रिवीजन के लिए टाइम कम भी है ना, तो भी आपने जितना पिछले 6 महीनों में, पिछले 4 महीनों में, पिछले 1 महीनों में, पिछले 15-20 दिनों के अंदर इस सब्जेक्ट के बारे में चीज़ें कवर की हैं, चीज़ें प्रैक्टिस की हैं, उसी की बेसिस पे भी अगर आप जाके सीधा अपना पेपर दे दोगे ना, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आप इस पेपर में बआसानी पासिंग मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि देखो, जो कवर करना था सेक्शन 21 में क्या लिखा है, MTR क्या है, FTR क्या है, सेल्स टैक्स को कैसे अप्लाई करना है, SROs और शेड्यूल्स को किस तरह से मैनेज करना है, ये सारी चीज़ आप लोग सीख चुके हो। एज सच इसमें इतना रिवाइज करने के लिए लास्ट मोमेंट पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह नहीं जाती, लेकिन ऑब्वियसली मैं ये हरगिज़ नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ रिवाइज ना करें और वैसे ही पेपर में जाके बैठ जाए। आपने अपना रिवीजन ज़रूर करना है, लेकिन रिवीजन वुड नॉट आई थिंक मेक अ मच डिफरेंस अगर तो आपने एक रीजनेबल प्रैक्टिस, अगर तो आपने एक रीजनेबल कवरेज, आपने रीजनेबल रिवीजन कर रखा है। इन एनी केस, मैं अगर अपनी स्टूडेंट जर्नी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ कि मैं चीज़ों को किस तरह से रिवाइज कर रहा होता था, तो मेरे पास किसी भी सब्जेक्ट का अगर कोई रिवीजन हो, फॉर एग्जांपल चाहे वो कॉर्पोरेट लॉ हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, कोई भी पेपर हो, CA फाइनल का, कैफ का, किसी भी लेवल का, तो मैं रिवीजन के टॉपिक्स को भी ना प्रायोरिटाइज ब्रेक कर देता था कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें मेरे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक एवरेज लेवल की इंपॉर्टेंस रखती है और कौन सी चीज़ें मेरे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से लीस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी पहले तो मैंने जितनी भी एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैं कोर्स वाइज देखूँ तो इनकम टैक्स का एरिया है, सेल्स टैक्स का एरिया है, FED का एरिया और थोड़ा बहुत एथिक्स का एरिया है। तो इन्हीं 3-4 एरियाज़ के अंदर मैं बाइफरकेशन करूँगा कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें मेरे लिए एवरेज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें मेरे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि CFA 5 लेवल पे सैलरी या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब एग्जामिनर बहुत ही रेयर है कि वो कभी सैलरी पे या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर कोई सवाल पूछे। हाँ, एक आधी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की एडजस्टमेंट आ सकती है, कोई फुल फ्लैश सवाल नहीं आ सकता। इसी तरह अगर आप मुझसे पूछें तो कैपिटल गेन हो गया या और इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की चीज़ें हो गई, जिसमें एवरेज इंपॉर्टेंस लेवल की कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया, फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम, सेपरेट टैक्स रिजीम का सिनेरियोस हो गए, या सेल्स टैक्स की एप्लीकेशन, सेल्स टैक्स की कंपटीशन का सवाल हो गया। ये वो चीज़ें जो मुझे पता है कि मेरे एग्जाम में आनी है। तो पहले तो आपने अपने ओवरऑल कोर्स को अपनी जजमेंट की बेसिस पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे देखिए। अगर अब आप लोग इस स्टेज में हैं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग शायद अपनी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे रहे होंगे और बहुत सारे लोग शायद इस अटेम्प्ट के बाद, अपनी 1-2 अटेम्प्ट के बाद क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे रहे होंगे और आप ऑलरेडी CA के 15-16 पर्चे या 15-18 पर्चे पास करके आए हो, तो आपको मेरी एडवाइस की वैसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तो आपके अंदर कोई बात है, तभी आप यहाँ पे पहुँचे और CFA 5 का पेपर देने लगे हो। तो यू नो वेरी वेल ऑलरेडी, तो आपको बहुत ज़्यादा कोई मेरी बातों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक समझ ले कि क्या कहूँ मैं, मक्खी पे मक्खी बैठाने के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यू नो वेरी वेल, यू नो योर सेल्फ, आप अपने आप को मुझसे बेहतर जानते हैं, तो आप अपने आप को खुद असेस कर रहे होंगे कि आपने पास्ट में ऐसा क्या किया कि आपने
अब तक के सारे पेपर्स क्लियर किए और इस पेपर को आपने पढ़ा है, तो इसके अंदर क्या आपकी वीकनेसेस और आपकी स्ट्रेंथ को देखते हुए आपको क्या चीज़ें कवर करनी है। अकॉर्डिंगली मोटी मोटी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने पेपर में जितनी सारी चीज़ें ना, आपके कोर्स में जितनी सारी चीज़ें ना, उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरेज इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट में बाइफरकेट कर दिया। अब जनरली स्टूडेंट्स का तरीकेकार क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास रिवीजन के लिए 2 दिन अवेलेबल है, तो सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिवाइज करते हैं, फिर हम एवरेज इंपॉर्टेंट चीज़ रिवाइज करते हैं, फिर हम लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रिवाइज करते हैं। यानी कि अगर मेरा थर्सडे को एग्जाम है तो शायद ट्यूसडे वाले दिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ, वेडनेसडे की सुबह को मैं एवरेज इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ, और वेडनेसडे की शाम में या रात में मैं लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रिवाइज कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि जब तुम एग्जाम के 3 घंटों में या एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तुमने सबसे पहले रिवाइज करके सबसे पुरानी कर रखी है। अगर मैं ट्यूसडे को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लेता हूँ तो थर्सडे तक पेपर के 3 घंटों में पहुंचते तक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ट्यूसडे को रिवाइज करके आया हूँ और लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वेडनेसडे की शाम में या वेडनेसडे की रात में रिवाइज किए। तो एज अ स्टूडेंट मैं क्या करता था कि चीज़ों को इंपॉर्टेंट, एवरेज इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट में बाइफरकेट करने के बाद, अब इसके लिए आपकी अपने ऊपर अब कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप जो मैं बताने जा रहा हूँ वो फॉलो करें और इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज ही ना कर पाए। मैं क्या करता था कि चीज़ों को इंपॉर्टेंट, एवरेज इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट में बाइफरकेट करने के बाद टाइम को देखते हुए कि यार मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल है, 1 दिन अवेलेबल है, आधा दिन अवेलेबल है, 2 दिन अवेलेबल है, पहले मैं लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करता था। लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करने के बाद मैं एवरेज इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करता था और एवरेज इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करने के बाद मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करता था। इसके पीछे लॉजिक क्या थी, इसके पीछे मंतक क्या थी कि भाई अगर मेरा जुमेरात को पेपर है तो शायद मैं ट्यूसडे के आधे दिन लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज करूंगा, ट्यूसडे के बाकी सेकंड हाफ में यानी कि शाम के वक्त, रात के वक्त मैं एवरेज इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करूंगा और वेडनेसडे वाले दिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करूंगा, ताकि जब मैं थर्सडे की सुबह को पेपर देने बैठूं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने बिल्कुल रिसेंट रिवाइज कर रखी हो। लेकिन ये उस तरह की केस मतलब इस सिचुएशन में इस तरह का काम कीजिएगा व्हेन यू नो योरसेल्फ, जब आपको पता हो कि आपको कौन सी चीज़ रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप इस तरह की हुई नहीं कि आपको पता ही नहीं कि रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली आप पहले इंपॉर्टेंट चीज़ करोगे फिर लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों को कर रहे होगे। लेकिन मैंने आपको अपना बताया कि मैं किस तरह से रिवीजन कर रहा होता था। अब आते हैं पेपर के 3 घंटों में। देखिए पेपर के 3 घंटों में हमारे पास सीए फाइनल, मतलब मेरा ख्याल है कि शायद कैफ में भी अब तो ऐसा होता ही है, लेकिन सीए फाइनल में तो कंफर्म है कि हमारे पास 15 मिनट का एक रीडिंग टाइम अवेलेबल होता है। और सारे बच्चे माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप लोग ऑलरेडी पीआरसी के, कैफ के और शायद सीफैप के भी कुछ पेपर्स क्लियर कर चुके हैं और आप अपने बिल्कुल जो है ना क्रॉसिंग बाउंड्री पे खड़े हुए। तो यू नो कि उन 15 मिनट में क्या करना है, उन 3 घंटों में क्या करना है। मैं सिर्फ आप लोगों की थोड़ी बहुत मेमोरी रिफ्रेश करने की कोशिश करूंगा और जो गलतियां जो कि पास में स्टूडेंट्स करते हैं, ब्रिलियंट जीनियस स्टूडेंट करते हैं, उनके ऊपर एम्फेसाइज करूंगा कि आपने खुदा ना खास्ता पेपर के उन 3 घंटों में, 3.25 घंटों में वो गलतियां नहीं करनी। देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब आपके हाथ में पेपर आए ना तो उसमें से 15 से 20 मार्क का पेपर आपको आता ही नहीं होगा। इस बात की भी चांसेस हैं कि जब आपके हाथ में पेपर आए ना तो शायद 30-35 मार्क का पेपर आपको आता ही नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम्हारे हाथ में पेपर आए तो तुम्हें 50 मार्क का पेपर ना आता हो या 50 मार्क से ज़्यादा का पेपर ना आता हो। तो पहले तो एक चीज़ अपने दिलो दिमाग, मतलब अपने दिल में बैठा लो, अपने दिमाग में महफूज कर लो कि कोई भी सिचुएशन हो जाए, चाहे तुम्हें 15 मार्क का पेपर नहीं आता, चाहे तुम्हें 30 मार्क का पेपर नहीं आता, चाहे तुम्हें 50 मार्क का पेपर नहीं आता, चाहे तुम्हें 50 से ज़्यादा मार्क का पेपर नहीं आता, आपने किसी भी हाल में अपने एग्जाम के 3 घंटों में अपने आप से, अपने नर्व्स के ऊपर से कंट्रोल लूज नहीं करना। देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मतलब बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लेकिन आई एम वन ऑफ देम कि मेरा सीए की जर्नी के अंदर कोई भी पर्चा नहीं रुका। लेकिन क्या इसका मतलब ये होता था कि मैंने जो सीए के 20-21 पर्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए, तो हर दफ़ा एग्जामिनेशन हॉल में जब मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता था तो मुझे वो पेपर 80% या 80% से ज़्यादा आता था? द आंसर इज नो। मैंने ऐसे पेपर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए जिसमें मुझे 70%, 60%, 50% या लेस देन 50% मार्क्स आता था। मुझे आज भी याद है कि जब मैं अपना इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहा था, मेरे ज़माने में वो थ्योरेटिकल पेपर हुआ करता था, तो मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स के पेपर में 35% चीज़ें आती थी, बाकी 65% पेपर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, बाकी 65% पेपर मुझे आता ही नहीं था। और इसके अलावा और भी बहुत सारे पेपर्स ऐसे मैंने दिए हैं, क्लियर किए हैं, जिसमें क्वेश्चन पेपर को रीड करके ऐसा लगता था कि यार सिर्फ 40 मार्क की चीज़ें आ रही हैं, सिर्फ 50 मार्क की चीज़ें आ रही हैं, सिर्फ 60 मार्क की चीज़ें आ रही है। लेकिन उन पेपर के 3 घंटों में अल्लाह ताला ने इस तरह से चीज़ें मैनेज करवाई कि वो पेपर भी अल्लाह का शुक्र है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए। तो अगर तो क्वेश्चन पेपर देखकर आप इस तरह की सिचुएशन में आ जाते हो कि आपको 15 मार्क की, 20 मार्क की, 30 मार्क की, 40 मार्क की, इवन 50 मार्क की या उससे भी ज़्यादा की चीज़ें नहीं आती, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने
रीजनेबल तैयारी भी कर रखी ना, रीजनेबल कवरेज भी कर रखी ना, तो भी आप उस 50 से कम मार्क्स वाले पेपर में भी आसानी पासिंग मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। किस तरीके से वो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तुम्हारे हाथ में पेपर है, देखो अगर पेपर तुम्हारे हाथ में आता है और उसमें तुम्हें सब कुछ आता है ना, तो फिर तो मुझे पता है तुम पैनिक नहीं करोगे। शुरू में तो नहीं करोगे, आखिर में टाइम मिसमैनेजमेंट की वजह से कर जाओ, लेकिन शुरू में नहीं करोगे। लेकिन मसला वहां आएगा जब तुम्हारे हाथ में पेपर आया और 15-20 मार्क का पेपर या 30-40 मार्क का पेपर तुम्हें नहीं आता, वहां तुम पैनिक करने लग जाओगे। तो खुदा के लिए पैनिक मत कीजिएगा। कोई बहुत दुनिया के अंदर चेंजेस नहीं आ जाती, खुदा ना खास्ता आपका पेपर रुक जाता है। हमारे अच्छा, वो स्टूडेंट जो कि अपनी कैब सीफेप की जर्नी फर्स्ट अटेम्प्ट में गुजार कर आ रहे होते हैं और क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे रहे होंगे ना, वो अपने आप में ही एक प्रेशर ले रहे होंगे कि यार सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है तो इसको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। और बहुत तो ऐसे भी होंगे कि रुक रुक कर निकले होंगे, लैप्सेस भी लगे होंगे, तो उनको शायद इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन एनी केस अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट भी यहाँ तक पहुंच गया है ना, तो इस चीज का प्रेशर ना लेके फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा किसी की जिंदगी पे। शायद आपके माँ बाप या आपके घर वालों या आपकी जिंदगी में फर्क थोड़ा पड़ेगा, और वो बहुत थोड़ा फर्क पड़ेगा। ओवरऑल जिंदगी के, ओवरऑल प्रोफेशनल करियर में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सीए के 20 पर्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए, मेरे सीए में 2 सब्जेक्ट्स के अंदर पोजीशन आई है। टू बी ऑनेस्ट, मतलब बहुत अजीब सी बात करने लगा हूँ, लेकिन मेरे सीए फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने पे या मेरे 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर गोल्ड मेडल आने पे मतलब मैं बहुत हार्श लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये जिंदगी की सच्चाई है। लोगों के अपने मसले मसाइल इतने हैं कि आपकी तरक्की या आपके फर्स्ट अटेम्प्ट या आपके गोल्ड मेडल से बाकियों की जिंदगी पे ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, बहुत थोड़ा फर्क शायद आपके घर वालों या आपके माँ बाप की जिंदगी पे या आपकी जिंदगी में पड़ जाएगा कि फर्म में 6 महीने शायद ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल प्रोफेशनल जिंदगी में या ओवरऑल अपनी जिंदगी के टाइम फ्रेम में जब आप लॉन्ग रन में देखेंगे ना, तो आप सोचेंगे कि यार ये कितनी चिल्लड़ मसला था या कितनी छोटी प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी जिसको मैं प्रॉब्लम समझ के परेशान हुआ करता था। तो पेपर रोकना इज नॉट अ बिग डील। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा कि आपने पेपर रोकना है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने प्रेशर नहीं लेना। कोई चीज नहीं होती कि अगर पेपर रुक भी जाए, सीएमए पे फेल होना नॉर्मल है। अगर कोई बच्चा आज तक फेल नहीं हुआ और खुदा ना खास्ता हो जाता है तो भी नॉर्मल है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई इज्जत कम नहीं हो जाएगी, तुम्हारे माँ बाप के दिल में तुम्हारे लिए कोई इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर खुदा ना खास्ता पेपर रुकता है। दिस इज नॉट टू मोटिवेट यू कि आपने पेपर रोकना है, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन अश्योरिटी कि पेपर रुकना इज नॉट अ बिग थिंग, ताकि आप ये प्रेशर फील ना करो पेपर के 3 घंटों में जब पेपर आपके सामने आ रहा हो कि यार उसमें तो मुझे 25 मार्क की 30 मार्क की चीज आती नहीं है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब आपके पास पेपर आ रहा होगा तो आपके पास शुरू के 15 मिनट रीडिंग टाइम होंगे। 15 मिनट में से 7-8 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट पूरे पेपर को स्किम करें, पूरे पेपर को स्किम करें। एक एवरेज बता रहा हूँ, शायद तुम्हें 40% चीजें बहुत अच्छी आती होंगी, शायद तुम्हें 40% या 30% चीजें एवरेज लेवल की आती होगी कि यार ये सवाल है 15 मार्क का, इसमें से 4 एडजस्टमेंट आती है, 2 एडजस्टमेंट नहीं आती। और एक आधा सवाल, 2 सवाल ऐसे होंगे जो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहे होंगे कि यार ये पूछ क्या रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है। आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। शुरू के 8-10 मिनट में अपना पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करें और उसे एक सीक्वेंस असाइन कर दें कि आप किस सीक्वेंस में इस पेपर को सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली ये जो सीक्वेंस आप असाइन करोगे ये आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस से वर्स्ट परफॉर्मेंस की डायरेक्शन में होगी। यानी जो चीजें मुझे सबसे अच्छी आती हैं उसे मैं शुरू में अटेम्प्ट करूंगा, जो मुझे एवरेज अच्छी आती है उसे मैं बीच में अटेम्प्ट करूंगा, जो मुझे बहुत बुरी आती है उसे मैं लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा। एक चीज तो ये। एक और चीज मैं बताने लगा हूं, और ये हर किसी के सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ मेरी एक स्ट्रेटेजी है। लेकिन आप जो पेपर को देखोगे और आपकी जो सिचुएशन 3 घंटों में होगी, उस वक्त आपने अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग करनी। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, कोशिश ये किया करें कि पेपर को इस तरह से तोड़ें या पेपर को इस तरह की सीक्वेंस असाइन करें कि जो 20-25 मार्क्स वाले सवाल होते हैं ना, उनको पेपर में बीच में सैंडविच बनाएं। यानी अपना पेपर कभी 20-25 मार्क के सवाल से स्टार्ट मत करें, कभी 20-25 मार्क का सवाल अपने पेपर के आखिरी टाइम के लिए ना रखें। यानी मैं बताने ही चाह रहा हूं कि शुरू में तुमने 10-15 मार्क के, 10-12 मार्क के 1-2 सवाल सॉल्व किए, फिर 20-25 मार्क्स वाले जो 1 या 2 सवाल आ रहे होंगे उनको सॉल्व किया, और फिर जो रिमेनिंग पेपर है इसको सॉल्व किया। होता यह है कि जब हम 20-25 मार्क वाला सवाल पेपर के स्टार्ट में उठा लेते हैं ना, तो हम उस पर अननेसेसरीली ज्यादा टाइम लगा जाते हैं। और अगर हम 20-25 मार्क्स वाला सवाल में पेपर के बिल्कुल एंड के लिए रख देते हैं ना, तो एंड में जब घड़ी में सिर्फ 20 मिनट बचे होते हैं और हमारा 20 मार्क का सवाल रहता होता है ना, तो हम वहाँ पैनिक कर जाते हैं। तो ये सिर्फ एक कोशिश होगी, केस टू केस बेसिस पे ऑब्वियसली इस चीज में वेरिएशन आ रही होगी, लेकिन सिर्फ कोशिश किए तक बता रहा हूँ कि अपने पेपर की सीक्वेंसिंग किस तरह से असाइन करना कि पहले 10-12-15 मार्क के आपने 1-2 सवाल सॉल्व किए, फिर 20-25 मार्क के जो भी आपके 2 या 3 सवाल आ रहे होंगे उनको सॉल्व किया, और फिर जो रिमेनिंग पेपर है वो आपने एंड में सॉल्व करने के लिए रखा। लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बेस्ट परफॉर्मेंस से वर्स्ट परफॉर्मेंस की डायरेक्शन में होगी। अब शुरू के 8 मिनट या 10 मिनट में आपने पूरा पेपर स्किम कर लिया, सिर्फ स्किम कर लिया, और इसको एक सीक्वेंस असाइन कर दी कि मैं इस सीक्वेंस में पेपर को सॉल्व करूंगा। फिर रीडिंग टाइम के जो बाकी के 5 मिनट बचे हैं ना,
उस 5 मिनट में सिर्फ उस एक सवाल को रीड करो जो आप एग्जाम में सबसे पहले करने वाले हो। बाकी के 5 मिनट में सिर्फ उस एक सवाल को रीड करो जो आप एग्जाम के सबसे स्टार्ट में करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने इनकम टैक्स का एक सवाल पिक कर लिया कि यार इससे मैं अपना पेपर शुरू करूंगा, तो आखिर की रीडिंग टाइम के 5 मिनट में सिर्फ इसी एक सवाल पे फोकस करूंगा, बाकी पेपर पे ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ उसी सवाल को रीड करता रहूंगा, उसमें चीजें मार्क करता रहूंगा। ऑर्डिनेंस में अगर कोई चीज ढूंढनी है तो ढूंढ लूंगा, लेकिन आखिर के 5 मिनट में सिर्फ एक सवाल रीड करना है जो आपने सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। अगर किसी ने ये डिसाइड किया कि वो सेल्स टैक्स का सवाल पहले अटेम्प्ट कर रहा होगा, अगेन ये डिसीजन घर से मत लेकर जाइएगा, क्योंकि जब आप घर से ये डिसीजन लेकर जाओगे, पता चला सेल्स टैक्स का सवाल बहुत मुश्किल आ गया और आपने घर से डिसाइड किया हुआ कि मैंने पहले सेल्स टैक्स ही अटेम्प्ट करना है, तो आप पहले सवाल में ही आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। तो ये प्लानिंग घर से नहीं होगी, ये प्लानिंग पेपर देखने के बाद ही होगी कि आपने पहले अटेम्प्ट क्या करना है। अगर किसी ने लेट्स से कि पेपर देखने के बाद ये डिसाइड किया कि वो सबसे पहले सेल्स टैक्स का सवाल सॉल्व करेगा, तो फिर वो आखिर के 5 मिनट में सिर्फ उस सेल्स टैक्स के सवाल को ही रीड करे, उसके अंदर कोई चीजें ऐड लेस करनी है, मतलब कोई चीज मार्क करनी है तो वो कर ले, ऑर्डिनेंस में कोई चीज देखनी है तो देख ले। इस तरह से आपने अपना रीडिंग टाइम यूज किया। अब आपके पास आपकी जो आंसर शीट है, मतलब वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपने पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपने पोर्टल, जो मैं एग्जाम के पोर्टल के ऊपर जब मैंने रिसेंट अटेम्प्ट का सोल्यूशन करवाया था, उसमें मैंने बताई थी ये बात, मेक श्योर कर लेना कि तुम जो सवाल सॉल्व कर रहे हो उसी की तुमने आंसर शीट खोली है। पास में मेरा बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट इस तरह का ब्लेंडर करके आ चुका है, तो खुदा के लिए ये वाली गलती आपने नहीं करनी कि आप किसी और सवाल के सोल्यूशन के टैब में कोई और सवाल सॉल्व करके आ गए, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पेपर तो हार्ड में होगा और आपके पास स्क्रीन पे आपको एक्सेल और वर्ड का एरिया दिख रहा होगा। तो अगर आपके पास लेट्स से कि क्वेश्चन पेपर हार्ड में है, तो आपको क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं, आपने अपनी स्क्रीन को पूरा स्क्रॉल साइड डाउन करके एक्सेल का एरिया और वर्ड का एरिया रख दिया, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा। मेक श्योर करना कि जिस सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हो आपने उसी की आंसर विंडो ओपन की हो। कोशिश ये करें कि जिस सवाल में न्यूमेरिकल है उसे तो एक्सेल में ही सॉल्व करें, जिस सवाल में थ्योरी न्यूमेरिकल मिक्स है उसे भी एक्सेल में ही सॉल्व करें। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसमें सिर्फ थ्योरी ही है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, फिर आप उसे डायरेक्टली वर्ड के एरिया में सॉल्व करें। अब जो एक्सेल वाले सवाल है उसे एक्सेल में सॉल्व करने के बाद इन दी एंड कॉपी करना मत भूलना वर्ड के एरिया में, क्योंकि अगर तुमने एक्सेल में सॉल्व कर लिया उसे वर्ड के एरिया में कॉपी नहीं किया, वो सवाल जाया हो जाएगा। तो अगर सवाल टोटली कंप्यूटेशन बेस्ड है, जैसे इनकम टैक्स की लायबिलिटी का सवाल होता है, सेल्स टैक्स की लायबिलिटी का सवाल होता है, या और कोई कंप्यूटेशन का सवाल आ जाता है, तो पूरा एक्सेल में सॉल्व किया, एक साथ पूरा सेलेक्ट करके वर्ड के एरिया में कॉपी कर दिया। अगर सवाल में कैलकुलेशन और डिस्कशन मिक्स होकर आई है तो उससे भी एक्सेल वाले एरिया में ही सॉल्व करना, एक साथ पकड़ के वर्ड वाले एरिया में कॉपी कर देना। अगर सवाल में सिर्फ थ्योरी ही है, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, तो फिर आप उसे डायरेक्टली वर्ड वाले एरिया में भी सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, देखें जनरली ये रिसर्च ये कहती है कि जब बच्चा पेपर सॉल्व कर रहा होता है ना, तो वो पहले घंटे में सिर्फ 20-25 मार्क का पेपर करता है, दूसरे घंटे के अंदर 30-35-40 मार्क का पेपर कर रहा होता है, और फिर तीसरे घंटे में उसके पास 40-45 मार्क का 50 मार्क का पेपर रह जाता है, तो फिर वो पूरा नहीं कर पाता या बुरी परफॉर्मेंस दे रहा होता है। स्टार्ट से ही टाइम को लेकर चलिएगा, स्टार्ट से ही आपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करना है। देखिए एक इक्वेशन हम पढ़ते हैं कि 180 मिनट है हमारे पास और 100 मार्क्स अचीव करने हैं, तो 1 मार्क्स के पीछे 1.8 मिनट है। ये इक्वेशन हम बचपन से पढ़ते आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने इस चीज को फॉलो किया होगा कि हम एग्जाम में घड़ी लेके बैठे हो कि भाई 10 मार्क का सवाल आया तो उसके ऊपर 18 मिनट लगाने, जैसे 18 मिनट पूरे होंगे हम अगले सवाल पे चले जाएंगे। ये एग्जाम में ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज कोशिश ये कीजिएगा कि पहले 1 घंटे में आप 30-35 मार्क का पेपर सॉल्व करें, दूसरे 1 घंटे में 30-35 मार्क का पेपर सॉल्व करें, ताकि फिर तीसरे घंटे में जो बकाया 30-35 मार्क का पेपर हो आपके पास वो सॉल्व करने का टाइम हो। शुरू से ही अपनी स्पीड तेज रखिएगा, शुरू से ही अपने जो है ना सवालों को तेजी से सॉल्व कीजिएगा। ऐसा ना हो कि शुरू में आप फॉर्मेटिंग वगैरह के चक्कर में लग गए हैं, टेबल बनाने लग गए हैं, चीजों को बोल्ड इटैलिक करने में लग गए हैं, चीजों को सेंट्रलाइज करने में लग गए, और इन चीजों में पता चला कि 1 घंटा गुजर गया और आपने 25 मार्क का पेपर सॉल्व किया। जब आपने 1 घंटे में 25 मार्क का पेपर सॉल्व किया ना, तो फिर लाजिम है कि तुम पूरा पेपर तो नहीं कर पाओगे। तो शुरू से ही अपनी स्पीड रखनी है, फॉर्मेटिंग और बोल्ड और टेबल बनाने के शशकों में नहीं पढ़ना है, इसके कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने जो कैलकुलेशन जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किए होंगे उसकी बेसिस पे आपको मार्क्स मिल रहे होंगे, उसी की बेसिस पे आपकी पोजीशन भी आ रही होगी। तो आपने स्पीड शुरू से तेज रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये एक ऐसी चीज है 1 क्लास से लेकर मैट्रिक तक, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फिर सीए की जो भी आपने 17-18 पेपर अब तक क्लियर किए, हम इतनी दफा पेपर दे चुके हैं, फाइनल एग्जाम दे चुके हैं अपने स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, मिड टर्म मॉक से पता नहीं क्या क्या दे रहे होते थे। चलो फाइनल लेवल पे तो ये मिड टर्म मॉक वगैरह का चक्कर नहीं होता। इतनी बार पेपर देने के बावजूद आज तक मैं भी जब फाइनल के पेपर दे रहा था तो मुझसे भी ये गलती हो जाती थी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब पेपर के बाद डिस्कस करता हूं तो मैं देखता हूं कि वो गलतियां हो रही होती है कि हम सवाल या सवाल की रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली रीड नहीं कर रहे होते। पता नहीं हमें पेपर के अंदर
मतलब ऑब्वियसली जल्दी लगी होती है, लेकिन क्या बेचैनी होती है कि हम सवाल की रिक्वायरमेंट को सही रीड करना रह जाता है और फिर हम वो चीज़ें लिख कर आ जाते हैं या वो चीज़ें सॉल्व करके आ जाते हैं जो कि एग्जामिनर ने मांगी नहीं। भले 5 मिनट ज़्यादा ले लेना, भले 90 मार्क का, 85 मार्क का, 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करके आ जाना, लेकिन जो पेपर तुम अटेम्प्ट कर रहे हो ना, उसका सवाल बड़ी ध्यान से रीड करना, उसकी रिक्वायरमेंट बड़ी ध्यान से रीड करना। देखो उसने रिक्वायरमेंट में क्या कहा है। कंप्यूट कह रहा है तो आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। डिस्कस कह रहा है तो आपने कैलकुलेशन और सिनेरियो को मिला जुला कर डिस्कस करना है। थ्योरी का सवाल है तो थ्योरी में सॉल्व करना है। कैलकुलेशन का सवाल है, अच्छा मैं ये बात जो कर रहा था ना कि हम पेपर रीड करते नहीं, मुझे अपना ही एडवांस टैक्स का पेपर याद आ गया और मैं बिल्कुल अपना रियल वाक्य आपको बता रहा हूँ। मैं CFEP 5 का एडवांस टैक्सेशन का पेपर दे रहा था। इनकम टैक्स की कंपटीशन का 25 मार्क का सवाल आया था। मैंने वो सवाल रीड किया, सवाल सॉल्व करना शुरू कर दिया और मैंने वो सवाल सॉल्व करना शुरू किया सेल्स के नंबर से। सेल्स में एक्सपेंसेस, सेल्स की एडजस्टमेंट को सही करके सेल्स का नंबर निकाला, कॉस्ट ऑफ सेल्स की एडजस्टमेंट्स को सही करके कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर निकाला। सेल्स के नंबर को सही करते 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 मैं टैक्सेबल इनकम तक पहुंचा। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, सवाल पूरा कंप्लीट कर लिया और लास्ट में सवाल रीड सॉल्व करने के बाद मैंने पेपर में देखा तो वहां लिखा था योर कंप्यूटेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पूरा सवाल सॉल्व कर लिया, 40-45 मिनट लगा दिए 20-25 मार्क के सवाल के ऊपर और फिर लास्ट में रीड करके देख रहा हूँ कि लिखा था सवाल के अंदर कि तुम्हारी कंप्यूटेशन जो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर से स्टार्ट होनी चाहिए। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने उस सवाल को दोबारा सॉल्व किया, पीबीटी से स्टार्ट किया। जो मैंने सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स के नंबर सही किए थे वो सारी चीजें मैंने कट करी, दोबारा उस सवाल को सॉल्व किया, पीबीटी से अपनी वर्किंग स्टार्ट की और जो चीजें मैंने सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग में सही की थी उसे पीबीटी में एडजस्ट करके टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की। और अल्टीमेटली हुआ ये था कि मैं टैक्स का पेपर शायद 74 या 75 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर पाया था, पूरा पेपर सॉल्व नहीं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा तो वो पेपर निकल गया। मतलब बताना ये चाह रहा हूँ कि जो गलती मैं या मुझसे पहले के लोग कर कर आ गए या बाकी स्टूडेंट्स करके आ गए, वो गलती खुदा के लिए आप मत दोहराइएगा। 5 मिनट ज्यादा ले लीजिएगा। 90 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करें, 85 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करें, 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करें, कोई मसला नहीं, आपका पेपर निकल जाएगा। 100 मार्क के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपने सवाल की रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली रीड ना किया हो। सवाल की रिक्वायरमेंट को लाजमन रीड कर लीजिएगा कि वो सवाल में क्या क्या रहा है। अगर कंप्यूटेशन की बात कर रहा है तो कंप्यूटेशन, अगर डिस्कशन की बात कर रहा है तो डिस्कशन, अगर डिस्कशन के सवालों में भी देखो कि उसने मांगा क्या है। एग्जामिनर ने अगर सवाल में टैक्सेबल इनकम मांगी और तुम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके आ रहे हो तो सिर्फ बेरोशारी कर रहे हो, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के मार्क्स मिलेंगे नहीं। अगर उसने टैक्सेबल इनकम मांगी है बस टैक्सेबल इनकम तक बात करनी है, अगर उसने टैक्स लायबिलिटी मांगी है टैक्स लायबिलिटी तक बात करनी है। तो आपने सवाल की रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली रीड करना है और फिर शुरू के 1 घंटे में 30-35 मार्क, फिर 1 घंटे में 30-35 मार्क और फिर 1 घंटे में आपने बकाया 30-35 मार्क के पेपर को सॉल्व करना है। मैंने कुछ चीजें नोट की हुई, मैं देख लूं कि कोई चीज मिस तो नहीं कर रहा मैं आपको बताते हुए। यस, आई गेस मैंने तकरीबन सारी चीजें कवर कर ली है। एक बात मैंने यहाँ लिखी है कि एट टाइम्स ऐसा होता है कि जब आप सवाल रीड करते हो, ये मेरे ख्याल है टैक्स के पेपर में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बीएफडी या एफएफआर वगैरह के पेपर में ऐसा होता है कि जब आपने सवाल रीड किया तो आपको लगता है कि हाँ यार मुझे ये सवाल अच्छा खासा आता है, 60-70%, 80% सवाल आता है। और जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो किसी पॉइंट पे आके फंस जाते हैं, किसी चीज स्टेज पे आके ऐसा फंस जाता है कि हमें आगे का रास्ता नहीं दिख रहा होता। यहाँ पे बड़ा जरूरी है कि आपको क्या कहेंगे, मूव ऑन करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने सवाल का लेट से कि 30-40% एरिया सॉल्व किया और आप किसी पॉइंट पे आके फंस गए, किसी एडजस्टमेंट पे आके फंस गए या सवाल में किसी भी पॉइंट पे आके फंस गए, अब जितना आपके पास उस सवाल के कैलकुलेटेड टाइम बचा है, फॉर एग्जांपल कि अगर 10 मार्क का सवाल है और आपने 5 मिनट सवाल सॉल्व करने के बाद आप स्टक हो गए, तो अभी आपके पास इस सवाल के लिए 15 मिनट तक का टाइम है। तो 15 मिनट सोचो, अगर कर जाते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे आगे बढ़ जाओ, दूसरे सवाल पे आ जाओ। उस एक सवाल पे आधा घंटा, पौना घंटा लगा के आप उसमें से 10 से ज्यादा मार्क्स निकाल नहीं पाओगे वैसे भी, तो बेहतर है कि आप उसको वहीं छोड़ दो, आप अगले सवाल के ऊपर आ जाओ। एंड में टाइम बच जाए तो उसको देख लेंगे, लेकिन अगर किसी सवाल में स्टक हो जाते हो तो अपना टाइम उसी पर मत लगा देना, बाकी पेपर्स पे स्विच कर जाना, बाकी पेपर्स को सॉल्व करने लग जाना। तो ये सारी बातें थी जो आप लोगों से करनी थी और ये सारी बातें कोई नई बातें नहीं है, ये सारी बातें आप सब जानते हैं, ये सारी बातें मैं भी जानता हूँ, मैं तभी बातें कर रहा हूँ, आप सब जानते हैं। बस एक हमें सुनना होता है कि अपने टीचर थोड़ा सा गाइड करते हो, तो इस पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। अदरवाइज अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है तो मुझे अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद है आपका ये पेपर भी क्लियर हो जाएगा, जिनकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है उनका क्वालिफाई भी हो जाएगा। लेकिन इन एनी केस आपने जो है ना वहाँ पे पैनिक नहीं करना। देखिए जिन स्टूडेंट्स की सीए में अटेम्प्ट्स लगी हैं, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट लगी हैं, वो थोड़ा इतना इन चीज़ों को मुझे लगता है सर पे सवार नहीं करते। खासकर वो स्टूडेंट जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँचा हो ना, वो एक अपने आप ही एक प्रेशर क्रिएट कर लेता है कि भाई ये फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। कोई बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी कि अगर आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला। मैं अगेन ये मोटिवेट नहीं कर रहा कि पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकालना है, पेपर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है,
बस इस बुत को अपने सर पे सवार नहीं करना, क्योंकि इस बुत की वजह से आपको जो चीज़ आती है ना आप गलत कर जाओगे। तो बहुत ही रिलैक्स्ड, बहुत ही काम, बहुत ही कंपोज होकर पेपर सॉल्व करना है। इंशाल्लाह आपने यहाँ तक अगर यहाँ तक का सफ़र तय किया तो ये सफ़र भी आगे हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाओगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू।